सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर किशोरी रमन पीजी कॉलेज मथुरा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्र विषय के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, यूजी नेट आदि की तैयारी कैसी करनी है आपको, इसके बारे में एक संक्षिप्त रणनीति के बारे में बताया था मैंने आपको। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि समाजशास्त्र है क्या, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा है जिसका टाइटल है सोशियोलॉजी विद आलोक श्रीवास्तव। तो आप यूट्यूब पर जाएं और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं ऐसे कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाने की कृपा करें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। या समाजशास्त्र क्या है। आज के लेक्चर के लिए जो स्रोत हैं वो बेसिकली 3 पुस्तकें ली हैं मैंने, जिनके माध्यम से आज का लेक्चर तैयार किया मैंने। जो पहली पुस्तक है, इसका टाइटल ही है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। और इसके राइटर हैं एलेक्स इंकेल्स। दूसरी पुस्तक है सोशियोलॉजी, और इसके राइटर है एंथोनी गिडिन्स। और जो तीसरी पुस्तक है, इसका शीर्षक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और इसके राइटर हैं सी राइट मिल्स। और ये पुस्तकें इस समय मौजूद है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, आप इसे देख सकते हैं। एलेक्स इंकेल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। और ये दूसरी पुस्तक है एंथोनी गिडिन्स के द्वारा लिखी गई, जिसका शीर्षक है सोशियोलॉजी। और जो सी राइट मिल्स की पुस्तक है, ये पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास। यदि कोई पाठक इच्छुक होगा तो मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर लूँगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। देखिए, जो पहली पुस्तक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, इसमें जो पहला चैप्टर लिखा गया है एलेक्स इंकेल्स के द्वारा, इस चैप्टर में का जो टाइटल है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। और जो एंथोनी गिडिन्स की जो पुस्तक है सोशियोलॉजी, इसमें जिस चैप्टर से मैंने लिया है उसका शीर्षक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। ये पहला चैप्टर है। ऐसे ही सी राइट मिल्स की जो पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसमें जिस चैप्टर से मैंने लिया उस चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है उसके
प्रॉमिस। तो ये चैप्टर्स हैं जो कि इन तीनों पुस्तकों से लिए गए हैं। तो आइए पहली पुस्तक के विषय में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकेल्स का क्या कहना था, और एलेक्स इंकेल्स समाजशास्त्र के विषय में क्या कहते हैं। तो काफ़ी बेहतर ढंग से, काफ़ी पतली पुस्तक है इनकी, लेकिन काफ़ी कुछ बहुत बेहतर ढंग से इसमें दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पुस्तक पढ़ें, क्योंकि अभी आपको कंपटीशन देना है, तो कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें पढ़नी है। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब सारी ओरिजिनल टेक्स्ट आप पढ़ लेना, और जहाँ तक मदद हो पाएगी मैं आपकी कर दूंगा कि जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके जिस्ट क्या हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट है, इसे मैं आप तक प्रयास करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में पहुंचा पाऊं। तो अब बात करते हैं एलेक्स इंकेल्स की पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, और उसमें कही गई इनकी बातें क्या हैं। इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। व्हाट इज सोशियोलॉजी जो पुस्तक है, इसका जो पहला चैप्टर है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें एलेक्स इंकेल्स ने 3 रास्ते बताए हैं, 3 पथ बताए हैं, जिसके द्वारा हम सब्जेक्ट मैटर तय कर सकते हैं समाजशास्त्र का, कि समाजशास्त्र बेसिकली किन चीज़ों को डील करता है, किन चीज़ों से संबंधित है। और ये 3 पथ हैं, 3 रास्ते हैं। पहला है हिस्टोरिकल पथ, इसे आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। दूसरा है एम्पिरिकल, दैट इज अनुभविक। और तीसरा जो रास्ता इन्होंने सुझाया है वो है एनालिटिकल। इसे आप विश्लेषणात्मक कह सकते हैं। देखिए, जो पहला पथ या पहला मार्ग बताया है इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को तय करने के लिए, ये ऐतिहासिक है। तो पहले वाले का संबंध इससे है कि जो भी क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा है, जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने क्या कहा, व्हाट डिड फाउंडिंग फादर्स से, अर्थात समाजशास्त्र विषय के विकास में जिन लोगों का योगदान था उन्होंने समाजशास्त्र के विषय में क्या कहा है, इसका संबंध ऐतिहासिक पथ से है। अनुभविक जो पथ है, जो एम्पिरिकल पथ है, इसका संबंध इस बात से है कि व्हाट डज सोशियोलॉजिस्ट डू, समाजशास्त्री आखिर करते क्या हैं। व्हाट डज अ सोशियोलॉजिस्ट डू, अर्थात एक समाजशास्त्री क्या करता है। और जो अनुभविक पथ है यह मुख्य रूप से समकालिक होता है, कंटेम्पररी होता है। और जो तीसरा पथ है यह है एनालिटिकल, और इसका एक लाइन में यदि आप कहें तो इनका मानना यह है कि व्हाट डस द रीजन सजेस्ट, अर्थात तर्क क्या कहता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं
बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि टॉपिक तो एक ही हैं, लेकिन कई सारे अलग अलग विषयों में अध्ययन किया गया इसका। तब समाजशास्त्र किस तरीके से अध्ययन करें, इसे आप कैसे समझेंगे, उसके लिए कौन सी लॉजिक आप लगाएंगे, इसके बारे में तीसरा पद बताता है। जहाँ तक पहले पद का प्रश्न है कि व्हाट डिड द फाउंडिंग फादर्स से, एलेक्स इंकेल्स बेसिकली 4 विद्वानों की चर्चा करते हैं और ये चारों विद्वान जो हैं इन्होंने जानबूझ करके चुना है। हालांकि समाजशास्त्र विषय का विकास जो है मात्र एक किसी समाजशास्त्री के योगदान तक सीमित नहीं है। कई प्रकार के समाजशास्त्री थे, कई प्रकार के विचारक थे जिनके प्रयासों का सम्मिलित परिणाम रहा समाजशास्त्र। खैर, एलेक्स इंकेल्स जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसमें 4 विद्वानों को शामिल करते हैं। पहले में आप देखें, आप ले सकते हैं नाम अगस्त काम्त का। अगस्त काम्त या अगस्त कोंत इनको बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने नाम लिया है हर्बर्ट स्पेंसर का। इसके बाद इमाइल दुर्खिम का। फिर मैक्स वेबर का। और एलेक्स इंकेल्स इन चारों विद्वानों के विषय में जो चर्चा की है इन्होंने, इसके पीछे एक विशेष रणनीति थी इनकी। क्योंकि आप देखिए जो चारों विद्वान थे इनका जो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट था वो सबका अलग अलग था। जो संदर्भ था, विचारों की जो पृष्ठभूमि थी सबकी, वो अलग अलग थी। जैसे अगस्त काम्त फ्रांस, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड, इमाइल दुर्खिम फ्रांस, मैक्स वेबर जर्मनी। तो इस प्रकार से इन 4 विद्वानों की चर्चा वो करते हैं। सब विद्वानों के विषय में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे स्पष्ट कर देना है कि समाजशास्त्र वास्तव में है क्या। तो मुख्य रूप से मैं बताऊंगा आपको अगस्त कोंत के बारे में, अगस्त काम्त के बारे में। देखिए है क्या कि अगस्त काम्त जो थे ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। लेकिन इनका दर्शन जो तत्कालीन उस समय के जो दार्शनिक थे उससे थोड़ा अलग हट के था। क्योंकि अन्य जो दार्शनिक थे उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का अभाव था और वे मूलतः अनुमान स्पेकुलेशन पर आधारित थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि अगस्त काम्त ने दर्शन शास्त्र में भी वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने का पक्ष लिया, और न सिर्फ पक्ष लिया बल्कि इसके लिए एक विशेष प्रकार की अलग पद्धति को जन्म दिया जिसे हम प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं। एक लाइन में आप समझ लें कि प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य है कि जिन तरीकों से हम प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं उन्हीं विधियों से हमें सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करना चाहिए। तो नटसेल पॉजिटिविज्म यही है। खैर, और इसी को मानते हुए अगस्त काम्त ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। आप ध्यान देना, इन्होंने क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी का, मतलब सोशल फिजिक्स। अति संक्षेप में आप समझे कि भौतिकी का मतलब क्या है?
फिजिक्स किस पे डील करता है? फिजिक्स डील करता है मैकेनिज्म ऑफ मैटर्स पे। किस पे डील करता है? मैकेनिज्म ऑफ मैटर्स, अर्थात पदार्थों की यंत्र व्यवस्था या पदार्थों की यांत्रिकी पे कार्य करता है। जैसे मान लें कि ये कोई पिंड है, आपने इस पे कोई बल लगाया, तो बल लगाने की वजह से इसका विस्थापन क्यों होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, ये जानने के लिए आपने इस पिंड को हवा में उछाल दिया, ये पिंड वापस नीचे आ गया, तो ये पिंड नीचे ही क्यों आया? ग्रेविटी किस प्रकार से काम करती है? किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक देंगे तो वो चीज़ वस्तु ऊपर लौट के नहीं आएगी। इसके वेलोसिटी के नाम से इसको जानते हैं, पलायन वेग के नाम से जानते हैं। आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को जानने का काम फिजिक्स का है। इसी प्रकार से अगस्त कांत का ये मानना था कि जो सोशल फिनोमिना है और जो नेचुरल फिनोमिना है, दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है। और इसका कारण ये है कि जिन नियमों के द्वारा जो प्राकृतिक विश्व है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं संचालित होती हैं, उन्हीं नियमों के द्वारा सामाजिक घटना भी संचालित होती है। तो एक लाइन में यदि हम कहें सोशल फिजिक्स का काम क्या है, इसमें फिजिक्स का काम था मैकेनिज्म ऑफ मैटर्स जानना, तो सोशल फिजिक्स का काम क्या हुआ? मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी। क्या जानना? मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी को ढूंढना, अर्थात समाज किस ढंग से काम करता है, समाज में व्यवस्था क्यों बनी हुई है, समाज में परिवर्तन कैसे काम करता है, इन्हीं सब विभिन्न पक्षों को लेकर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सोशल फिजिक्स, और बाद में आगे चल के इसे सोशियोलॉजी नाम दिया गया, ये अध्ययन किया जाता है। खैर, बाकी अन्य विद्वानों के बारे में मैं बहुत संक्षेप में चर्चा कर दूं, बहुत डिटेल चर्चा मैं नहीं करूंगा। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका कहना ये था, बेसिकली इनका जो योगदान है वो उद्विकासीय सिद्धांत को लेकर के है, और इन्होंने सावयव का सिद्धांत दिया और बताया कि जिस प्रकार से मानव शरीर का उद्विकास होता है, उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ है। इमाइल दुर्खिम, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा दी गई थी अगस्त कोंत के द्वारा, उसे न सिर्फ बढ़ाने का काम किया बल्कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्थिति में लाने का भरपूर प्रयास किया। और इनका मुख्य योगदान सामाजिक तथ्य के संदर्भ में है, और इन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में काफ़ी डिटेल पे इस पर चर्चा किया है, और अपना एक लाइन का निष्कर्ष इन्होंने ये दिया है कि हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए, तभी जा कर के हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाएंगे। सामाजिक वास्तविकता व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर है। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से पदार्थ का अस्तित्व हमारे बाहर है, उसी प्रकार से जो समाज की हकीकत है, जो सामाजिक वास्तविकता है, वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो न हमारे सिर्फ बाहर है बल्कि हम में एक उसका दबाव भी है। तो ये संक्षेप में इमाइल दुर्खिम का योगदान था। मैक्स वेबर का सबसे प्रमुख योगदान ये था कि इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि समाजशास्त्र को एक नया टर्न दे दिया, एक नई दिशा में मोड़ दिया समाजशास्त्र को, और वो दिशा क्या थी? वो दिशा थी निर्वचनात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। तो खैर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एलेक्स इंकेल्स के द्वारा जो बात कही गई थी, जो पथ बताए गए थे, जो पहला पथ था कि फाउंडिंग फादर्स जो थे उन्होंने क्या कहा, तो उनके विषय में ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। जो दूसरी बात थी कि एम्पिरिकल पथ अर्थात अनुभविक पथ। अनुभविक पथ में बेसिकली देखा ये जाता है कि समाजशास्त्री करते क्या हैं, क्या उनका कार्य क्षेत्र है समाजशास्त्रियों का। तो यदि वर्तमान में मैं बात करूं
तो समाजशास्त्र का दायरा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का आप जब प्रयोग कर लेते हैं तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और साथ ही साथ समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता, दैट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ करके किसी भी घटना के समाजशास्त्रीय पक्ष को प्रकट कर सकती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको। समाजशास्त्र एक परिवार के भीतर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में संबंध हैं, उसमें तनाव से लेकर के संपूर्ण विश्व में जो तनाव व्याप्त है, जैसे आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, वहाँ तक का अध्ययन करता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाजशास्त्र का दायरा काफ़ी व्यापक है। और समाजशास्त्री हमारे क्या कर रहे हैं वर्तमान में? हमारे समाजशास्त्री, जैसे अभी कोविड का मामला चल रहा है, कोविड-19 का, तो सोशियोलॉजी ऑफ पैंडेमिक, महामारी के समाजशास्त्र से लेकर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा लगता है कि समाजशास्त्र सिर्फ अध्ययन करता है किसका? समाज का, जीवंत समाज का। तो ऐसा नहीं है। एक सोशियोलॉजी में एक ब्रांच है, उस सोशियोलॉजी के ब्रांच का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ डेथ। अर्थात मृत्यु का समाजशास्त्र। और मृत्यु का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सगे संबंधी किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और उसके पीछे का जो सामाजिक संदर्भ छिपा होता है वो किस प्रकार से काम करता है। इन चीज़ों पर सोशियोलॉजी ऑफ डेथ फोकस करता है। तो स्पष्ट है कि आनुभविक पथ किस बात पर ध्यान देता है। बेसिकली यह कंटेम्पोरेरी है, यह समकालीन है, और वर्तमान में समाजशास्त्री जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ इस दायरे में आता है। तीसरा जो पथ है वो है विश्लेषणात्मक पथ, अर्थात जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तर्क क्या कहता है, व्हाट डज द रीजन सजेस्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि मुद्दा एक होता है, लेकिन इस एक ही मुद्दे को अलग अलग विषय अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो समाजशास्त्र किस तरीके से देखता है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं, हर विषय के पास अपना एक, आप इसे सामान्य शब्दों में कहें तो एक चश्मा है अपना, एक देखने का तरीका है। और जो विषय को देखने का तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य। क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। यह है क्या? दृष्टिकोण है। तो घटना एक होगी, विषय वस्तु एक होगा, लेकिन विषय अलग अलग हो जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण यही है, क्योंकि हर विषय का एक ही जो साझा घटना है, जो साझा जो कॉमन विषय वस्तु है, उसको देखने का सबका अपना तरीका अलग अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। मैं बात करता हूँ पर्यावरण की। इन्वायरमेंट की। जब आप एक पर्सपेक्टिव अपनाते हैं पर्टिकुलर तरह का और आप इस पर्यावरण को देखने का प्रयास करते हैं तो ये एक अलग विषय है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भूगोल में पर्यावरण पढ़ा होगा, लेकिन पर्यावरण को देखने का नज़रिया जो भूगोल का होता है वो इंटायरली डिफरेंट है अन्य दृष्टिकोण से। देखें आप, दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखें, दूसरा पर्सपेक्टिव देखें आप। ये अलग तरह का परिप्रेक्ष्य है जो कि पर्यावरण को देख रहा है, और ये हमारा पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल
साइंस। तो ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। एक अलग दृष्टिकोण आप लगाएं और अलग दृष्टिकोण से आप देखें तो आपको एक अलग विषय मिल सकता है। और वो अलग विषय आपका क्या हो सकता है? वो अलग विषय आपका हो सकता है समाजशास्त्र। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विषय एक है पर्यावरण, लेकिन इसी पर्यावरण को देखने के जो अलग अलग नज़रिए हैं ये अलग अलग विषय को विकसित करते हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि किस प्रकार से भूगोल, पर्यावरण, समाजशास्त्र एक ही मुद्दा पर्यावरण इसे 3 अलग अलग तरीकों से देखते हैं। और यही कारण है कि ये 3 अलग अलग विषय हैं। अब सवाल ये है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मूल बात क्या है? आखिर कौन सी ऐसी खास बात है जिसे लेकर समाजशास्त्र कार्य करता है? मैं सी राइट मिल्स की चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और उसमें जो सी राइट मिल्स ने जो पुस्तक लिखी थी उसमें जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है प्रॉमिस। इसमें बेसिकली वो एक मूल बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। उनका ये कहना है कि 2 चीज़ें हैं, एक है पर्सनल ट्रबल, अर्थात व्यक्तिगत संकट या समस्या आप कह सकते हैं इसे, और एक है पब्लिक इश्यू, अर्थात जन मुद्दे या लोक मुद्दे। ये 2 चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इनका कहना ये है कि पहली मर्तबा अधिकांश लोगों को लगता ये है कि कोई भी समस्या यदि है जिसकी प्रकृति कितनी भी नितांत व्यक्तिगत है, तो पहली मर्तबा सभी लोगों को यही लगेगा कि हाँ ये तो एक पर्सनल ट्रबल है। लेकिन एक समाजशास्त्री को देखना होगा, समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का प्रयोग करते हुए कि किस प्रकार से पहली दफ़ा जो ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये पर्सनल ट्रबल है, एक्चुअल में ये पर्सनल ट्रबल नहीं है, बल्कि इसका समाज के जो व्यापक मुद्दे हैं उससे निश्चित रूप से जुड़ाव है उससे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल आप यूँ कहें कि सीधे सीधे जो इमाइल दुर्खिम ने बात की थी
आत्महत्या की उससे संबंधित हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, अब होता क्या है कि मिस्टर ए बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में आगे कैसे काम करना है। ये पूरी तरीके से समस्या से घिरे हुए हैं और इनको ये इतने निराश हैं कि इन्हें जीवन जीने के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं। और फाइनली ये तय क्या करते हैं, इन्होंने तय ये किया कि अब मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और इन्होंने तय किया कि अब ये सुसाइड करेंगे। इनका डिसीजन क्या है? इनका डिसीजन ये है कि ये आत्महत्या करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहली दफ़ा आप देखें तो दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, एक है पर्सनल ट्रबल और एक है पब्लिक इश्यू। पहली दफ़ा आपको देखने में ये मिलेगा कि ये तो नितांत पर्सनल मैटर है, नितांत व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, वास्तव में आप सोचें, ये व्यक्ति खुद सुसाइड करना चाहता है, किसी को दोषी नहीं मानता, ये अपने आप में हताश है, निराश है, तो अब इससे बड़ा व्यक्तिगत निर्णय क्या हो सकता है? इसके निर्णय में कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, इसके निर्णय में कोई व्यक्ति साझेदार नहीं है, तो अब इससे बड़ा व्यक्तिगत निर्णय क्या हो सकता है? लेकिन जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता है, आप उसका जब प्रयोग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में सुसाइड रेट जो है वो लगभग क्या है, अधिकांश समाज में लगभग स्थिर है। सुसाइड रेट के मामले में क्या है? सुसाइड रेट के मामले में एक कंसिस्टेंसी है, एक क्या है? स्थिरता है। ये सुसाइड करते हैं, इन्होंने तय किया मैं पॉइजन खा के सुसाइड कर जाऊंगा, और 99 और लोगों ने तय किया कि वो भी पॉइजन खा के सुसाइड कर लेंगे। अब मसला ये है कि नितांत व्यक्तिगत मामला है ये, लेकिन फिर भी यदि सुसाइड रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सोशल फैक्ट है, ये एक सामाजिक तथ्य है। दूसरी बात, यदि आप समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सुसाइड रेट है इसमें काफ़ी वेरिएशन है। वेरिएशन किस मामले को लेकर के है? वेरिएशन है इसमें अलग अलग आधार पे, जैसे धर्म के आधार पे, वैवाहिक स्थिति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, और अन्य कुछ आधारों पे। जैसा कि मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, इमाइल दुर्खिम का, इन्होंने पुस्तक लिखी थी सुसाइड, जिसमें उन्होंने ये पाया कि कैथोलिक धर्म मानने वाले जो हैं उनमें सुसाइड का रेट प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले जो हैं उनकी अपेक्षा कम है। तो एक समाजशास्त्री इन मुद्दों पर ध्यान देता है कि ऐसी कौन सी बात है जो ये अंतर ला देती है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता का प्रयोग करके हम एक जो घटना आपको नितांत व्यक्तिगत दिखाई देती है उसके पीछे जो
जो बृहद जो ढांचा छिपा हुआ है उसकी आप खोज कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि सुसाइड का मैटर एक नितांत पर्सनल मैटर नहीं है, बल्कि सुसाइड का मैटर सोशल फैक्ट से जुड़ा हुआ है, समाज के व्यापक ढांचे से इसका मामला जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आखिर किस तरीके से चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। जैसे हम बात करते हैं कॉफ़ी पीने की, तो कॉफ़ी पीने की क्रिया द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अर्थात कॉफ़ी पीने की क्रिया पहली मर्तबा आपको यही लगेगा कि कॉफ़ी पीने की जो क्रिया है इससे समाजशास्त्र का क्या लेना देना, समाजशास्त्रीय निहितार्थ इसके आखिर हैं क्या। पहली दफ़ा तो ये लगेगा कोई मतलब ही नहीं है इससे, समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है भाई, कॉफ़ी पीने की क्रिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप सही तरीके से समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका बहुत कुछ लेना है। किससे? कई प्रकार की घटनाओं से, कई प्रकार की जो बातें हैं जो कि पहली दफ़ा आपको दिख नहीं रही इसमें। जैसे पहली बात आप देखें, जो कॉफ़ी पीने की क्रिया है, कॉफ़ी पीना ये स्पेशली पश्चिमी समाज में ये एक आदत है। अर्थात ये क्या है, उपभोग प्रतिमान जो है आपका, जो कंजम्पशन पैटर्न है उसका एक मुख्य भाग है। और इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, अर्थात इसका एक प्रतीकात्मक मूल्य है। दूसरी बात आप देखें, कॉफ़ी पीना मात्र अपने आप को तरोताज़ा रखने का उपाय नहीं है, बल्कि यदि आप किसी को कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नए सामाजिक संबंधों की शुरुआत कर रहे हों, एक नए सोशल रिलेशनशिप को इनिशिएट कर रहे हों। तो सामाजिक संबंधों की शुरुआत करने का एक माध्यम हो सकता है। इसी प्रकार से आप देखें, आपको ये पता होगा कि जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो अधिकांशतः विश्व के गरीब देश में होता है। वैसे ज़्यादातर अफ्रीका में कॉफ़ी पाई जाती है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉफ़ी की खेती की जाती है। लेकिन इसका जो यूज किया जाता है वो अधिकांशतः विश्व के धनी देशों द्वारा किया जाता है। तो एक ये भी मसला है। अगला मसला ये हो सकता है कि कॉफ़ी का चलन भारत में बेसिकली जो शुरुआत होती है कुछ अन्य पदार्थों की भांति या अन्य कई प्रकार के देशों में, ये जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं उसमें एक औपनिवेशिक
जो चलन है, कॉलोनियल लीगेसी है, उसके रूप में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है। तो स्पष्ट है कि कॉफ़ी पीना, हाँ एक बात मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपको कि आपका व्यक्तिगत निर्णय कि आप कॉफ़ी को किस टाइप की कॉफ़ी आप पसंद करते हैं, आपके पसंद से मिलती जुलती जो अन्य लोगों की पसंद है उससे मिल करके पूरे वर्ल्ड का जो कॉफ़ी का मार्केट है उसे आप प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आपके एक पर्सनल चॉइस का मैटर ना हो करके एक ब्रॉडर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे प्रभावित कर सकता है। तो समाजशास्त्रीय जो कल्पनाशीलता है घटना को इस तरीके से देखती है। अब मैं अपने संपूर्ण बातों का निष्कर्ष आपको बताना चाहूँगा। निष्कर्ष ये निकला कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, लेकिन इसके अध्ययन करने का तरीका अन्य विषयों की अपेक्षा अलग है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र मात्र इतना नहीं पूछता कि क्या घटना घटित हो रही है अथवा घटना क्यों घटित हो रही है। अर्थात समाजशास्त्र सिर्फ ये नहीं पूछता कि व्हाट इज हैपनिंग, उसका मुख्य बल इस प्रश्न पे भी नहीं होता कि व्हाई इट इज हैपनिंग, बल्कि इन दो सतही प्रश्नों की बजाय समाजशास्त्र का मुद्दा इस बात पर केंद्रित है कि व्हाई समथिंग हैपेंस always happens as they do। अर्थात कोई घटना उसी रूप में घटित क्यों होती है, ये विचारणीय प्रश्न है। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जो सामाजिक वास्तविकता है, सोशल रियलिटी जो है, यही मुख्य लक्ष्य है। किसका? समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य, इसे जानना। और जैसा कि आपको पता चल गया कि जो ऊपर के मैंने 3 प्रश्नों को लिखा है उसमें इसका फोकस तीसरे पर केंद्रित है, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न है, यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को पूछेंगे तभी आप सामाजिक वास्तविकता की जड़ों तक जा पाएंगे। क्योंकि सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति देखिए होती कैसी है। जैसे मान लें कोई पौधा है, ये एक सरफेस है, ये धरती है और ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें हैं। तो समाजशास्त्र जो सतही वास्तविकता है इस पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु जड़ है, अर्थात जो सतही घटना आपको दिखाई देती है उसे छोड़ते हुए जो किसी भी घटना के जो मूल में जो बिंदु है, मूल में जो कारण मौजूद है, उसे ढूंढने का प्रयास समाजशास्त्र करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है ये।
मान लें कोई मिस्टर एक्स है, ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स काफ़ी योग्य भी हैं, इनकी योग्यता पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, काफ़ी काबिल आदमी है ये। लेकिन अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ बड़ा व्यवहारिक, आप अपने ऊपर उसको लागू करके देखें। क्या बहुत आसानी से, बहुत आसानी का मतलब ये नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत कठिन है, इससे संदर्भ नहीं मेरा, बहुत सारे संदर्भों की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आप वो बन पाते हैं जो आप बनना चाहते हैं? मेरी बातों पर ध्यान देना आप लोग। क्या आप वो बन पाते हैं जो आप बनना चाहते हैं? प्रश्न इतना सामान्य सा दिखता है, लेकिन सामान्य प्रश्न नहीं है। जैसे आप देखें, आपका लिंग क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका कल्चर क्या है, अर्थात आपकी संस्कृति क्या है, आपकी आयु क्या है, आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ग क्या है, ये सारे मुद्दे सोशल फोर्सेस के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अधिकांश लोग आईएएस बनना क्यों चाहते हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ आपसे। क्या एक आईएएस के अतिरिक्त अन्य कोई जॉब नहीं जिसमें व्यक्ति बेहतर कर पाए? नो डाउट, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें किया जा सकता है, लेकिन समाज के द्वारा सुझाया गया, बताया गया, आपके परिवार के माध्यम से, आपके समुदाय के माध्यम से, ये चीज़ें एक सोशल प्रेशर के रूप में काम करती हैं, सोशल फोर्सेस के रूप में काम करती हैं। तो पहली दफ़ा आपको लगता है ये कि ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी प्योरली आपकी चॉइस नहीं है। ये चॉइस तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड है, कंस्ट्रक्टेड है। आप तो बस जो आपको रोल दिया गया है वो प्ले कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में यही होता है। जैसा कि आप जैसे आगे चल के कई विचारकों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा किस प्रकार से होता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, सामाजिक जो दबाव है, जो सोशल फोर्सेज हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और समाजशास्त्र कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा, और मैं पुनः निष्कर्ष प्रस्तुत कर दूँ आपके सब समक्ष कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज किस प्रकार से कार्य करता है, समाज की यांत्रिकी क्या है, उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न हो, सामाजिक प्रतिमानों का प्रश्न हो, सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न हो, या अन्य कोई मुद्दा हो। धन्यवाद।